Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clad Prep Adventure of Time, and in today's session of Karlabag we would be discussing a very crucial topic जिसको तूल नहीं दी जाती and why we are thinking this because फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज होती तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर इसका पालन नहीं किया जाता, लेकिन आपके क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एलेट पॉइंट ऑफ व्यू से, MSCT स्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जा सकती है, पूछी गई भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेस में। अब आर्टिकल 51A इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 51A बोलता है कि हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे सिटीजन का। ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे भाई सिटीजन को एक एक्टिव सिटीजनरी कैसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, या फिर एक सिटीजन पार्टिसिपेशन कैसे होगा, ये सिटीजन के क्या क्या मूल दायित्व है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, उस बारे में बात है। ये इसका एप्लीकेशन किस पे होता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे होता है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी किसकी होगी? सिटीजन की होगी। इसलिए एक्टिवली क्या बात कर रहे हैं हम? इंडियन सिटीजन के बारे में। नेचर क्या है? नॉन जस्टिसेबल। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉन्यूमेंट है, अब इस मॉन्यूमेंट पे मैंने दिल बनाया और तीर बना दिया और K और A लिख दिया, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो मैंने इस मॉन्यूमेंट को टार्निश कर दिया, खराब कर दिया, इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर दी, और मैंने एक नेशनल हिस्ट्री की चीज़ को उसका गलत यूज़ कर दिया, ठीक है। कुल मिला के मैंने आपकी हिस्ट्री को खराब कर दिया या फिर आपके पुराने आर्किटेक्चर को धूमिल कर दिया। अब ये जो किया है, क्या इसकी मेरे को सज़ा मिलेगी? वैसे अगर आर्टिकल 51A के थ्रू जाए तो नहीं मिलेगी, पर ऐसे बहुत सारे एक्ट्स स्टैब्लिश है ऑलरेडी जिसके अंदर ये एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है, फाइन बेस भी ऑफेंस बन जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बेसिस पे आप नहीं लेके जा सकते। फंडामेंटल ड्यूटी से ओरिजिनेट होने वाले दूसरे जो लॉज हैं उनमें आप किसी व्यक्ति की लायबिलिटी इंपोज कर सकते हैं। आप कुछ बेसिक जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बात कर रहे हैं हम बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्सवाइल यूएसएसआर। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से उठाई है? यूएसएसआर से उठाई है। अब देखो दो सुपर पावर्स है, ठीक है, एक तो इस साइड वाली और एक इस साइड वाली। इस साइड वाली को बोलते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? फटाक से कमेंट सेक्शन बताओ। लेट्स सी आप कितना जीके जानते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 11 ड्यूटीज है हमारे पास। पहले कितनी थी? 10 ड्यूटीज। जैसे मोजेस 10 कमांडमेंट्स लेके आए थे, ठीक है, वैसे ये हम 10 ड्यूटीज लेके आए थे, इसमें हमने एक ऐड ऑन कर दी फंडामेंटल ड्यूटी, तो 11 हो गई। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब 42nd अमेंडमेंट 1976 से हमने इन 10 ड्यूटीज को ऐड करा था। 11 ड्यूटी कब ऐड हुई थी उसके बारे में अलग से स्लाइड में बात करेंगे। 42nd अमेंडमेंट को हम एक क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। पूछा जाता है बहुत बड़ा सिंपल तरीके से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। इस 42nd अमेंडमेंट 1976 से क्या हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा गया था। अब ये जो एडिशन है ये किस बेसिस पे हुआ था? रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो स्वर्ण सिंह नाम के व्यक्ति थे, इनके नाम की एक कमेटी थी जिनने बोला कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव सिटीजनरी के लिए। अभी क्या ड्यूटीज है इसको थोड़े इनोवेटिव फॉर्मेट में हम लोग यहाँ लेके आए, एक एक करके समझते हैं। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है। हमने एक केस देखा बिजॉय इमैनुअल वाला, ठीक है, ये आर्टिकल 21 की बात करता है, ठीक है, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि मैं बेसिकली अगर नहीं गाना चाहता हूँ नेशनल एंथम तो आई हैव द फुल राइट। मैं अगर नेशनल एंथम में खड़ा होना नहीं चाहता तो आई हैव द फुल राइट। तो ये मेरी एक पर्सनल लिबर्टी, बट मैं रिस्पेक्ट जरूर करूंगा, ठीक है। सो आप वो केस देख सकते हैं बिजॉय इमैनुअल वर्सेस, ठीक है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ इससे मुझे याद आई, बड़ी अच्छी सी, बड़ी इंपॉर्टेंट। हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम आप मुझे बताओगे, समथिंग ऑन द लाइंस। वो ये एक्ट है कि अगर आप नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, डिसऑनर ऑफ सर्टन नेशनल एम्ब्लेम्स करोगे, सर्टन ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट चार्ज करी जा सकती है ना। आप एक क्राइम कमिट कर रहे हैं, एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ सिविल ऑफेंस, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। अब ये जो एक्ट था इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ होता था? पहले जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि हमने देखा जब भी प्रोटेस्ट होते थे, ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप के बीच में प्रोटेस्ट होते थे, तो ये देखा जाता था कि यार ये जो प्रोटेस्ट है इसके अंदर हम लोग इंडिया की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए इंडिया के फ्लैग को जला दे रहे हैं, इंडिया के फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको ज़मीन पर यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्लोर मैट,
ठीक है, तो ये क्या था, ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था जो कि काफी गलत था, एंड दैट इज द रीजन, क्योंकि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे नेशनल एम्बलम्स की, यू शैल बी हेल्ड लाइबल फॉर सर्टेन पीरियड। नेक्स्ट, चेरिश द आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज को चेरिश करें। अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा इंटीग्रिटी वर्ड हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट से भी ऐड करा गया था, उसके साथ और कौन कौन से 2 वर्ड्स ऐड करे गए थे, अपन इसके पहले सेशन ले चुके हैं, फटाक से बताओ कमेंट सेक्शन में। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, जब भी नेशनल सर्विस, मिलिट्री सर्विस या कोई भी नेशनल सर्विस की बात है तो आपको वॉलंटरी तौर पे डिफेंड करना है कंट्री को। पर आपने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिसेंटली यूक्रेन में देखा था, जहाँ पे उनके जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो खुद ही आ गए थे और उन्होंने सबको एनकरेज किया था फॉर नेशनल सर्विस। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा ऑन टॉप, ठीक है। प्रिजर्व द हेरिटेज, द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर, ये जो रिच हेरिटेज है, जैसे मैं बोल रहा था कि ये मॉन्यूमेंट है और मैंने इसमें इसको डिफाइन कर दिया, गलत तरीके से इसको यूज़ कर लिया या फिर गलत चीज़ें इस पर लिख दी है, तो मैंने क्या कर दिया, इस डिफाइलेशन के अंदर मेरी एक पनिशमेंट हो जाएगी, बट नॉट अंडर आर्टिकल 51A, बट अंडर सर्टन डिफरेंट एक्ट्स। तो हमें प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज को, नहीं करते तो जस्टिसेबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो लाइबिलिटी मिलेगी। प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेशनल एनवायरनमेंट, अगर नहीं करता प्रोटेक्ट, नहीं कर रहा इंप्रूव नेशनल एनवायरनमेंट, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसको उल्टा हार्म कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एक ऑफेंस कर रहा हूँ, पर क्या 51A के अंदर मुझे पनिशमेंट मिल सकती है? आंसर है नो, क्योंकि इसके लिए अलग से एक्ट्स बने हुए हैं। एनजीटी जो है वो खुद में एक सेपरेट जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो से ट्रिब्यूनल है जो इस चीज़ के रिगार्डिंग चीज़ देखते हैं, एनवायरमेंट एक्ट, फलाना ढिकाना एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो आपके फॉरेस्ट वर्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, मिसचीफ नहीं करनी, पब्लिक प्रॉपर्टी को राइट्स के टाइम पे डिफाइन नहीं करना है, प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल तरीके से करना है। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, पर याद कैसे करें, तो लेट्स रिकलेक्ट, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ए से लेकर एफ तक में ये और जी से लेकर के तक में ये, बड़े शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से। रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और एंथम की, रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की, अपहोल्ड करना है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, नेशनल सर्विस के लिए आना है और डिफेंड करना है कंट्री को, हार्मनी मेंटेन करना है ब्रदरहुड के साथ, भाईचारा, हेरिटेज करना है, प्रिजर्व कल्चर प्रिजर्व करना है। जी के अंदर आ जाता है एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट। एच फॉर ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। कलेक्टिव एक्सीलेंस जे के अंदर आता है, ठीक है। एंड के मतलब मैं कबीर, दैट इज गार्डियन टू गिव एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, मतलब मैं गार्डियन नहीं हूँ, कहने का मतलब ये कि आपके एक लीगल गार्जियन को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 से लेकर 14 ईयर्स के अंदर। तो ये जो पूरी राम कहानी है इसको आपको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्लॉज बाय क्लॉज। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले, जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में जो आया था। तो ये एक 11th ड्यूटी थी जिसको ऐड करा गया था किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। पहले कितनी थी 10, उसके बाद एक और ऐड कर दी गई, जिसमें क्या था, ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट और ये और है, ठीक है, और गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज 6 to 14 ईयर्स। और ये कहां से डिराइव करती है अपनी पावर, यहां से आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया एज अ राइट पार्ट 3 के अंदर, आर्टिकल 45 पार्ट 4 के अंदर एज अ DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड ड्यूटी नंबर 11 हमने ऐड कर दी पार्ट 4A के अंदर एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक ब्रीफ सा सेशन। अगर आपको इसी टाइप के सेशंस और चाहिए तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड टू क्लैट प्रेप एडवेंचर ऑफ टाइम।